वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में अकाउंटिंग फॉर सेल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम सिंपली दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स और जो हमारी सेल्स की बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक, उनका स्पेसिमेन फॉर्मेट भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कैसे कमाता है। बिजनेस प्रॉफिट ऐसे कमाता है कि वो अपने कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेल करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स सेल हो रही होती हैं। इससे जो रेवेन्यू या इनकम होती है बिजनेस की, और इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंसेस को नेट करके फिर प्रॉफिट आ जाता है। सेल्स जो है वो हमारी कैश पे भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कैश पर सेल्स हो रही होगी तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर क्रेडिट पे सेल्स हो रही होगी तो उसको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हमारे पास रेलिवेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो 7 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है सेल्स कोटेशन का। तो जब अक्सर हम ऐसा होता है कि एक क्लाइंट जो है वो हमसे रब्ता करता है और कहता है कि जी आप बताएं, हमने ये चीज़ बनवानी है, तो अपना एस्टीमेट दे दें, या आप बता दें कि जी आपकी प्राइसेस क्या हैं। या बाज़-औक़ात हम खुद किसी क्लाइंट के पास एक प्रपोजल लेकर जाते हैं कि भाई हम ये चीज़ें, गुड्स हैं हमारे पास, ये हमारी सर्विसेज हैं और ये हमारी प्राइसेस हैं, तो आप हमसे हमारे साथ बिजनेस करें, हमसे चीज़ें ऑर्डर किया करें। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो हम अपना प्रपोजल जो होता है, हमारा प्राइस लिस्ट होती है, प्राइस कोटेशन होती है, ये कस्टमर को दी जाती है रिव्यू पे। ये कस्टमर भी हमसे बाज़-औक़ात मांग लेता है, और सम टाइम हम हो सकता है कि कस्टमर को खुद दे रहे हों, जब हम खुद कस्टमर को अप्रोच कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जस्ट एक प्रपोजल की बात है, ये तो एक मार्केटिंग कह लें कि एक्शन है, और इसका डबल एंट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद लेट्स से कि हमारा जो प्रपोजल है या कोटेशन है वो कस्टमर को पसंद आ जाती है, तो फिर कस्टमर की तरफ से सेल्स ऑर्डर आता है। ये एक फॉर्मल ऑर्डर होता है कस्टमर की तरफ से कि भाई ये गुड्स, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकेशन बताई भी होती है कि ये गुड्स इस हिसाब से हमें आप डिलीवर कर दें। लेकिन इस टाइम पर भी ज़रूरी नहीं होता कि कस्टमर ऑर्डर करे तो हम सारे ऑर्डर को पूरा कर सकें। बाज़-औक़ात हमारे पास स्टॉक में वो आइटम नहीं होता, बाज़-औक़ात हमारे पास ऑलरेडी इतने क्लाइंट्स का काम होता है कि हम कस्टमर का ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऑर्डर आना इनफैक्ट ट्रांजैक्शन नहीं है, ऑर्डर को पूरा करना अलबत्ता फिर ट्रांजैक्शन बनेगा। तो इस टाइम पर भी कुछ डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। थर्ड है गुड्स डिस्पैच नोट। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स भिजवाते हैं तो हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आपको गुड्स भिजवा दी गई हैं। तो वो जो डिटेल्स के ये गुड्स आपको हमने भिजवाई हैं, उसे गुड्स डिस्पैच नोट कहते हैं। एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि इस डेट को इतनी चीज़ें, इतनी क्वांटिटी में, इस स्पेसिफिकेशन की हम आपको भिजवा रहे हैं। उसके बाद जो गुड्स भेजी जाती हैं उनके साथ एक नोट भेजा जाता है जिसे डिलीवरी नोट कहते हैं। ये गुड्स के साथ भेजा जाता है। कस्टमर चेक करता है कि जी जो गुड्स उसको मिली हैं और जो इस नोट पर लिखी हैं वो सेम है। वो फिर चेक करने के बाद उस पर साइन करता है और हमें वापस कर देता है। हमारे पास ये एक एविडेंस के तौर पर होता है कि भाई हमने ये कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो हम डिलीवरी नोट गुड्स के साथ भिजवाते हैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और ट्रांसपोर्टर जब गुड्स डिलीवर करता है तो साथ ही वो कस्टमर के डिलीवरी नोट पे सिग्नेचर ले लेता है, कस्टमर चेक करके साइन कर देता है। हमारे पास ये एविडेंस आ जाता है कि वाकई हमने इनको गुड्स डिलीवर कर दी हैं। फिर सेल्स इनवॉइस जनरेट होती है। ये बाज़-औक़ात डिलीवरी नोट के साथ ही जनरेट हो रही होती है, बाज़-औक़ात उसके थोड़ा बाद हो रही होती है। तो किसी भी टाइम पर हो सकता है, डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव चलता है। तो इनवॉइस इशू करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम कस्टमर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी अब आप हमें पेमेंट कर दें, हम आपको गुड्स डिलीवर जो हैं वो कर रहे हैं या कर चुके हैं। इनवॉइसेज नॉर्मली शो, इस पे डेट होती है, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या क्या गुड्स थी, क्या क्या चीज़ें थी, और पेमेंट टर्म्स होती हैं कि जी आपने किस दिन पे पेमेंट करनी है, ड्यू डेट उसकी क्या है। तो सेल्स इनवॉइस के टाइम पर हम फिर रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को। कैश सेल्स हो तो कैश बुक के अंदर, और क्रेडिट सेल्स हो तो सेल्स डे बुक के अंदर। फिर एक बेसिकली स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट को आप समझ लें कि कस्टमर का लेजर अकाउंट जैसी डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कस्टमर के साथ सारी ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं कि जी कस्टमर को हमने कितनी कितनी सेल की थी, कितनी चीज़ें वापस हो गई थी, कितने पैसे उन्होंने दे दिए थे, अब उनका बाकी बैलेंस क्या है। तो ये सारी डिटेल कस्टमर को अमूमन भेजी जाती है। खास तौर पे जब कस्टमर के साथ इस मामले पे डिस्प्यूट आ रहा हो कि हम कस्टमर को कह रहे हैं कि जी आपने तो हमारे जो है ना 8 लाख रुपए देने हैं, और कस्टमर कह रहा है नहीं जी मैंने तो 6 लाख रुपए देने हैं। तो हम अपना अकाउंट की डिटेल बनाएंगे, देखें ये सेल्स हुई थी,
ये रिटर्न हो गई थी, ये आपने पैसे दिए थे, रिमेनिंग बैलेंस ये 8 लाख इस हिसाब से बनता है। तो फिर कस्टमर के पास अगर एविडेंस होगा ज़्यादा पेमेंट का तो हम अपने रिकॉर्ड को ठीक कर लेंगे, नहीं तो फिर कस्टमर हमारे साथ एग्री करेगा और हमें वो पेमेंट करेगा। तो ये स्टेटमेंट जस्ट जो है ना वो चेक करने के लिए, रिकॉर्ड मैच करने के लिए यूज़ की जाती है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। लास्ट में आ जाते हैं क्रेडिट नोट इशू। ये हमेशा तो नहीं होता हर कस्टमर के साथ, और अमूमन एक बिजनेस की कोशिश तो यही होती है क्रेडिट नोट इशू ना करने पड़े, लेकिन ये करने भी पड़ जाते हैं। जब गुड्स सेल करते हैं तो रिटर्न भी होती हैं। तो बेसिकली क्रेडिट नोट इशू जो है ना वो एक किस्म की कस्टमर को हम एविडेंस दे रहे होते हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे होते हैं कि उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी उनका बैलेंस डिक्रीज हो गया है क्योंकि उन्होंने या तो कुछ गुड्स वापस कर दिए हैं, या प्राइस रिडक्शन हो गई है, या कोई बाद में उन्हें हमने डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, बाद वक्त ऐसा होता है कि गुड्स जब बेची जाती हैं उसके बाद में रिडक्शन करनी पड़ जाती है। कैसे? यानी जरूरी नहीं कि गुड्स रिटर्न हो तो क्रेडिट नोट इशू हो रहा हो, गुड्स रिटर्न के बगैर भी क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उसको रिकॉर्ड हम सेल्स रिटर्न की तरह ही करते हैं, हालांकि उसमें एक्चुअली फिजिकली गुड्स रिटर्न नहीं हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कस्टमर को 100 मिलियन की गुड्स डिलीवर की और इनवाइस दे दी। बाद में जब कस्टमर ने गुड्स को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि गुड्स के अंदर फॉल्ट है। उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी वो गुड्स को वापस करना चाहते हैं। फॉल्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो हमने उन्हें कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि आप ये गुड्स हमें वापस ना करें, हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप गुड्स वापस ना करें, लेकिन आप हमें 100 मिलियन के बजाय 90 मिलियन पे कर देना, क्योंकि फॉल्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसमें हमारा फ़ायदा क्या है? गुड्स वापस आएंगी, ठीक करेंगे, फिर किसी और कस्टमर के साथ डीलिंग्स करेंगे, फिर भेजेंगे। उसमें हो सकता है कि हमारे 10 मिलियन से भी ज़्यादा के खर्चे हो जाते। तो 10 मिलियन का इन कस्टमर को रिडक्शन दे देने में शायद हमारा फ़ायदा हो, कुछ बचत हो रही हो, और कस्टमर को ये एडवांटेज है कि जो फॉल्ट है शायद उनके लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट ना हो, और 10 मिलियन की सेविंग जो है ना अट्रैक्टिव लगे, तो कस्टमर समटाइम इस पर एग्री कर जाते हैं। तो अगर इस तरह की बात हो जाती है तो एक्चुअली गुड्स वापस नहीं हुई होंगी, लेकिन हम 10 मिलियन की सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर रहे होंगे और कस्टमर को 10 मिलियन का क्रेडिट नोट इशू कर रहे होंगे। सिंपल वर्ड्स में क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब यह है कि जब हम किसी को क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो हम उसे कह रहे होते हैं कि भाई हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। जब हम एक कस्टमर को सेल करते हैं तो उसका रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करते हैं, जब सेल्स रिटर्न करते हैं तो रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। उसका अकाउंट क्योंकि हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए हम जो नोट इशू कर रहे होते हैं उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। अब एक आखिरी पॉइंट इस सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर कि हमने वैसे तो ये बात की कि सेल्स इनवाइस जो है उसके टाइम पर हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेल्स उस दिन रिकग्नाइज होनी चाहिए जिस दिन गुड्स का कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर होता है। ये नॉर्मली ज़्यादातर ये डेट इनवाइस डेट होती है, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि इनवाइस डेट को ही हम सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन असल कॉन्सेप्ट इनवाइस डेट नहीं है। असल कॉन्सेप्ट जो है वो कंट्रोल ऑफ गुड्स जिस दिन ट्रांसफर हो रहा हो उस दिन सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो कि इनवाइस डेट से के साथ मोस्टली सेम होता है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है कुछ सिनेरियोज में। बेसिक लेवल पर अमूमन इन टेक्निकलिटीज़ में क्वेश्चंस नहीं जाते, लेकिन हमारे जहन में एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो सेल्स डे बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? बड़ा सिंपल सा, देखें हम डेट लिखी हुई है, डिफरेंट डेट्स पे ट्रांजैक्शन हुई, कस्टमर का नाम जिनके साथ हमने ट्रांजैक्शन की, इनवाइस नंबर, क्योंकि सेल्स इनवाइस तो हम खुद बना रहे होते हैं तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सेल्स इनवाइसेस सीक्वेंस में, और फिर आगे अमाउंट होती हैं। मंथ एंड पर या वीक एंड पर जब भी हमने सेल्स डे बुक से अगले स्टेप लेजर में जाना होता है तब हम उसका टोटल कर देते हैं। बिल्कुल सिमिलर नेचर में सेल्स रिटर्न डे बुक बनती है। इसमें अगर आप नोटिस करें तो सेल्स डे बुक में इनवाइस नंबर था, इसके अंदर क्रेडिट नोट नंबर होता है। तो इसमें जो जो कस्टमर जिस डेट को रिटर्न करता है, कस्टमर का नाम, क्रेडिट नोट नंबर और अमाउंट ये मेंशन करते हैं और एंड में टोटल कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न डे बुक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बुक है। तो ये सिंपल सी इस तरह से ये होता है कि जो हमारी सारी क्रेडिट इनवाइसेज हैं उनकी एक लिस्ट बन जाती है। इसी तरह सारी जो क्रेडिट नोट्स इशू हुए हैं, सेल्स रिटर्न हुई हैं, उनकी एक सिंगल लिस्ट बन जाती है। तो ये सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक का फॉर्मेट होता है, जो कि काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। So that's all for today. Have a good day.